जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बीकॉम स्टूडेंट। क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आप टेंडर प्राइस और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग इसमें प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं। 3 वीडियोस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हम कर चुके हैं। आज वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खर्चों को बांटने का एक आधार लेकर के हम आए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो एक ही समय में कई तरीके की वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रही है। एक ही टाइप की, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्शन होता है यूनिट कॉस्टिंग में। एक ही प्रकार की कई एक वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, लेकिन मटेरियल लेबर अलग होने के साथ साथ फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस कंबाइंड दिए गए हैं। फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंबाइंड दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है कि उन अलग अलग जो जितने भी अलग अलग प्रोडक्शन हो रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को उन सब में एलोकेट करना है। तो कैसे एलोकेट करेंगे? तो पहली बात कि क्वेश्चन के अंदर एक क्लियर इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर क्लियर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर हमको नहीं मिलती है, तो हमें पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर इनका एलोकेशन करना होगा। तो वो क्या है पूर्व निर्धारित नियम? ध्यान से सुनिए और नोट आउट कर लीजिए। और अगर मैं यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, और आप पूरा करेंगे इसे, ये मैं मान के चलता हूं। वो क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, factory overheads, selling and distribution overheads, and office overheads allocate as follows. First condition: factory overheads allocated on the basis of direct wage. Factory overheads allocated on the basis of direct wage. कारखाने से संबंधित खर्चों को प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट: office overheads allocated on the basis of factory cost. Office overheads allocated on the basis of factory cost. ऑफिस से संबंधित, कार्यालय से संबंधित खर्चों को कारखाना लागत के अनुपात में विभाजित किया जाता है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बिक्री और वितरण से संबंधित व्ययों को बिक्री के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो आज इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और मैंने कहा, इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, जब हमें नहीं बताया जाएगा कि कैसे लोकेट करो, तब हम ऐसे करेंगे। अगर बता दिया गया तो हम वैसे करेंगे। तो चलो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट देम। वेराइटीज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रॉ मटेरियल्स है, वेज है, सेल्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्जेस आर 80% ऑफ वेज। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स चार्जेस अमाउंट टू रुपीज 1,08,900 and the total selling and distribution charges amount to rupees 61,710. All the commodities product produced in the factory are sold. What in your opinion should be the best method of allocation of administrative and selling and distribution overheads charges over the different varieties of products? Also calculate the profit earned by each production section. ओके अब यहां पर हमको बताना है कि यहां पर कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। लगातार हमारे साथ बने रहो, आपको चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इस बात की हम आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमको तैयार करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, ये कब के लिए तैयार कर रहे हैं एक बार देख लेंगे। इसको फॉर द पीरियड एंडेड होता है, तो ये हम लोग तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया गया कब तैयार कर रहे हैं, तो फॉर द पीरियड एंडेड
फॉर द ओके चलो, यहां पर अमाउंट के 5 कॉलम रहेंगे क्योंकि हम लोग 5 टाइप की वैरायटीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, इस वजह से अमाउंट के कॉलम कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, हाँ बस ये जो कैलकुलेशन है, रेशियो निकालने हैं, इन चीजों को समझना है बस। ओके, तो समझेंगे आसानी से, समझने के लिए ही तो हम लोग हैं साथ में। 5 कॉलम बनाएंगे, एक हो गया, 2 3 4 और ये 5। ओके, को थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं, है ना। और फॉर्मेट को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं फॉर्मेट तो हमको पता हो ही गया, अब फॉर्मेट बार बार हर क्वेश्चन में क्या बनाना, बस ऐसे ही सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मत किया करो भाई, फॉर्मेट के नंबर होते हैं और अगर आपकी आदत में नहीं है तो एक अच्छा फॉर्मेट आप एग्जाम में बना नहीं पाएंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, ये हो गया टोटल कॉस्ट फर्स्ट, टोटल कॉस्ट सेकेंड, टोटल कॉस्ट थर्ड, टोटल कॉस्ट फोर्थ, टोटल कॉस्ट फिफ्थ। ओके, ये ऐसे हम लोग इसको तैयार करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है। बहुत कठिन का मतलब बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको अभी आधार पता चल गया है, आधार पता चल गया फिर क्वेश्चन काहे का कठिन? कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता। तो सबसे पहले तो मटेरियल्स दिया गया है अलग अलग, वो लिख लीजिए। मटेरियल्स दिया गया है 34,000, 19,000, 15,200, 34,000, 19,000, 15,200, 33,800, 48,600, 33,800 और 48,600 लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद में है वेज, इसको भी लिख लो। 30, 20, 16, 30,000, 20,000, 16,000, 24 और 28, 24,000 और 28,000। ओके, इनका टोटल करते हुए चलेंगे तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी ये 3, 3, 6, 64,000, ये 39,000, ये 6, 5, 11 और 2, 3, 31,000, 4, 3, 7, 3, 2, 5, 57,800, 8, 8, 16, 4, 2, 6, 1, 7, 76,600। ये अलग अलग हमारी कॉस्ट निकल करके एक हो करके बन गई प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में आती है बात फैक्ट्री ओवरहेड्स की, और इसके लिए कहा गया एट द रेट 80% ऑफ विच, कितनी? मजदूरी की 80%। तो 30,000 की वेज, उसका 80%, 24,000 रुपए। 20,000 का 80%, 16,000 रुपए। 16,000 का 80% कितना होगा? 8 छंग 48 और 8 छंग 48 और 8 एकन 8, 4, 12, 12,800। 24,000 का 80% कितना होगा? 8 चक्कू 32 और 8 दूनी 16 और 3, 19, 19,200
और 28,000 का 80% कितना होगा? 8 अठाई 64 और 8 दूनी 16 और 6 22, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूं फिर भी कैलकुलेटर से, ताकि गलती ना होने पाए, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। 28,000 का 80% 22,400 आएगा, ठीक है। और 24,000 का 80% 19,200 आएगा। ठीक ही होगा, गलत नहीं होगा खैर, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। अच्छा है, 12,800, ओके ठीक है। चलो अब फिर से टोटल कर लेते हैं। तो 4 4 8 और 6 2 8, इधर टोटल करते हैं तो 9 6 15 और 3 1 4 1 5, इधर 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 3 1 4, इधर 8 2 10, 9 1 10 7 17, 5 1 6 1 7 17, ओके। इधर 6 4 10, 6 2 8 1 9, 7 2 9, ये आ गया। इसको क्या कहेंगे? ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ऑफिस ओवरहेड्स की। ऑफिस ओवरहेड्स को और किन किन नामों से जाना जाता है? जर्नल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कार्यालय उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, सामान्य उपरिव्यय, एक ही बात है। तो ऑफिस ओवरहेड्स को एलोकेट करने का आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो। किस अनुपात में इसको एलोकेट किया जाता है? किस अनुपात में इसको एलोकेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो। तो फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो निकालो तो पहले। फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो 3 0 सब में कॉमन मिल रहे हैं। देखो 3 0 सब में कॉमन है, तो हम 3 0 हटा के इसको नोट आउट कर लेते हैं। 88 55 44, 88 55 44 77 99, ओके। 0 लगा लेते तो वहां पे काट देते, बात यही है। अब इजी करना रहता है। तो देखो ये सभी डिजिट्स जो हैं ये 11 से डिविजिबल हैं। 11 8 88, 11 5 55, 11 4 44, 11 7 77 और 11 9 99। तो ये अनुपात बन गया, ठीक। इसका टोटल क्या बनेगा? 8 और 5 13, 13 4 17, 17 और 7 17 7 24, 24 और 9 24 में कितना हो जाएगा? 33। तो ये टोटल बन जाएगा 33। 9 7 16 4 20 5 25 और 8 33, ओके। हमारा ऑफिस का एक्सपेंस कितना है? ऑफिस का एक्सपेंस 1,08,000 कुछ रुपए था शायद, 1,08,900 रुपए। तो फर्स्ट सिचुएशन में 1,08,900 रुपए को डिवाइड करने के लिए इंटू 8/33 ऐसे करेंगे। सेकेंड में इंटू 5/33, इंटू 4/33, इंटू 7/33, इंटू 9/33, ओके। तो देखो ये सॉल्व कर लें, कितना आएगा? 1,08,900 रुपए, यही वैल्यू थी। एक बार देख लेता हूं, 1,08,900 रुपए, ठीक। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 33 से, तो ये आ जाएगा 3300, ओके। अब 3300 को हम मल्टीप्लाई दे देते हैं 8 से, तो ये आ जाएगा 26,400। इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं दूसरी बार 5 से, तो 16,500। फिर इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं 4 से, तो 13,200। फिर इसको मल्टीप्लाई देते हैं 7 से, तो 23,100। और फिर मल्टीप्लाई देते हैं 9 से, तो 29,700। टोटल कर लो तो 1,08,900 ही आना चाहिए। टोटल करके देख लेता हूं, 23
129,700 प्लस 23,100 प्लस 13,200 प्लस 16,500 प्लस 26,400, 1,08,900 पूरा डिवाइड हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका टोटल करेंगे, कितना आएगा, 4, 8 6 14, 8 2 10 1 11, 1,14,400। यहाँ पर 0 6 5 11, 5 1 6 1 7, 71,500। यहाँ पर 2 4 3 7 और 4 1 5, 57,200। यहाँ पर 7 3 10, 7 2 9 1 10, 1,01,100। यहाँ पर 700, 9 9 18, 9 2 11 1 12, 1,28,700। इस कॉस्ट को क्या कहेंगे, ये आ गई मेरी। इसको यहाँ पर थोड़ा तो लिख ही चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। इसको कैसे डिवाइड किए हैं, इसको ऑफिस ओवरहेड्स को कैसे किए हैं, फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो में, एफसीआर में किए हैं। कैसे, फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो में, एफसीआर। कैसे, एफसीआर, फैक्ट्री कॉस्ट रेशियो। अभी लिखा हुआ था, आप समझ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आती है सेलिंग के एक्सपेंसेस। सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं तो यहां पर फिर हम लोग लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसको कैसे विभाजित करेंगे, बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। इसको सेल्स के रेशियो में विभाजित करते हैं। तो सेल्स रेशियो निकाल लो यहां पर, सेल्स रेशियो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेल्स देखो अलग अलग कितनी दी है, समझ में आ रहा है ना? जी सर समझ में आ रहा है। सेल्स है 1,44,000, 1,44,000, 90,000, 72,000, 1,26,1 1,62, 1,26,000 और 1,62,000। ये सेल्स दी है। देखो 3 3 0 तो सबके क्रॉस कर दो क्योंकि कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, जब 3 3 0 हमको कॉमन मिल गए तो हमने हटा दिए। फिर देखो ये सभी संख्याएं किसी संख्या से डिविजिबल हैं। 144, 90, 72, 126, 162। हाँ है तो डिविजिबल। किस संख्या से हैं? 18 से हैं, है ना? देखो करके देखता हूं। 144 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो 8 आता है ना? 18, 8, ये 8 आ जाएगा। 18 पंचे 90 होता है, 18 चक्कू 72 होता है, 18 ती 126 होता है और 18 9 162 होता है। 18 से ये सब डिविजिबल हैं। किससे डिवाइड किया हमने? इसको सबको हमने 18 से डिवाइड कर दिया। यहां पर सभी को हमने 11 से डिवाइड किया था। 18 से डिवाइड किया, 18 8 144, 18 पंचे 90, 18 चक्कू 72, 18 126, 18 9 162 डिवाइड हो गया। और खास बात यह है कि मेरा ऊपर का ही रेशियो निकल आया, तो ये टोटल मेरा 33 ही होगा। अब देखो सेलिंग के खर्च कितने हैं, तो सेलिंग का खर्च है 61,710 रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन में 61,710 रुपए गुणे 8 डिवाइडेड बाई 33 ऐसे करेंगे। फिर मल्टीप्लाई 8 की जगह 5, फिर इसकी जगह 4, फिर 7, फिर 9। चलो इसको करके देखते हैं। तो ये 61,710 डिवाइडेड बाई 33, ये 1870 आता है जब 33 से डिवाइड करते हैं तब। तो 1870 को हमने 8 से मल्टीप्लाई दे दिया तो 14,960 आ गया। 14,960 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई दे दिया तो 9,350 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई दे दिया तो 74,80 आ गया। फिर 7 से मल्टीप्लाई दे दिया तो 13,090 आ गया। और फिर 9 से मल्टीप्लाई दे दिया तो 16,830 आ गया। टोटल कर लेता हूं सबका, बराबर आ जाए 13,090 प्लस 74,80 प्लस 93,50 प्लस 14,960।
61,710, 61,710 ही थी ना वैल्यू, 61,710 थी, हो गया। इसका टोटल कर देंगे तो देखो 0, 6, 9 4 13, 4 4 8 1 9, 1 1 2 और 1,29,360 हो गया। ये 0 5 5 3 8 9 1 10 7 1 8, 0 8 4 2 6 7 7 14 और 5 1 6, 64,680। यहाँ 0 9 1 3 1 1, 1,13,190। यहाँ 0 3 8 7 15, 8 से 14 1 15, 2 1 3 1 4 और ये 1,45,530। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट पता नहीं लेकिन सेल्स पता है, सेल्स तो पता है। जब सेल्स पता है तो सेल्स को लिख करके कॉस्ट को माइनस करेंगे, मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। सेल्स कितनी है? 1,44,000, 90,000, 72,000, 1,26, 1,62। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0 6 4 10, 3 1 4 6 4 10, 9 1 10 4 14 और ये 14,640। यहाँ पर 0 5 5 10, 8 1 9, 9 1 10, यहाँ पर 1 तो ये 9, 9,150। यहाँ 0 8 2 10, 6 1 7 3 10, 4 1 5, 4 1 5, 5 5 5 में कितना जोड़ें कि 7 7 5 12। यहाँ पर 0 1 9 1 10, 1 1 2, 8 2 10, 3 1 4, 4 2 6 और ये 1, 12,600 810। यहाँ पर 0 7 3 10, 5 1 6 4 10 और यहाँ पर 5 1 6 6 6 12, 4 1 5, 16,470। आंसर मिला लेता हूँ। प्रॉफिट है मेरा पहला 14,640, 91,50, 73,20, 12,810 और 16,470 एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही सरलतापूर्वक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने एलोकेशन का आधार बताया था उसको नोट आउट कर लेना अपने पास। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई सूचना ना हो तो इस एक्सपेंस को किस आधार पर बांटते हैं, और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो इस आधार पर पूरा क्वेश्चन आपको करना होगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लास्ट में यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है, और मुझे यकीन ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।